हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। तो मैट्रिक्स रिजरेक्शन यानी कि मैट्रिक्स का फोर्थ पार्ट देखने से पहले अगर आप मैट्रिक्स की पिछले 3 पार्ट समझ लें तो आपके लिए ज़्यादा एन्जॉयबल होगा मैट्रिक्स रिजरेक्शन को देखना, क्योंकि इसकी स्टोरी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और एक बारी देखने में समझ में नहीं आती है। मगर अगर आप इस एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक ये स्टोरी समझ में आ जाएगी और आप फोर्थ पार्ट को एंजॉय भी कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं इसकी कहानी। और साथ साथ में आप इसमें कुछ कैरेक्टर्स जो कि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैरेक्टर्स इसमें क्यों हैं, उनके बारे में भी आप जान पाएंगे, जैसे कि आर्किटेक्ट, ओरेकल, द की मेकर और द वन। मैट्रिक्स मूवी की असली कहानी इस फिल्म के शुरू होने से काफ़ी पहले से शुरू हो जाती है। इसका मतलब कि जो हम फर्स्ट पार्ट से लेकर थर्ड पार्ट तक देख सकते हैं, यानी कि मैट्रिक्स वन, मैट्रिक्स रिलोडेड, मैट्रिक्स रेवोल्यूशन में जो हमने देखा है वो काफ़ी आगे की कहानी है। और अगर इस मूवी को आपको समझना है तो इस मूवी को समझने के लिए सबसे पहले आपको एनिमेट्रिक्स देखनी पड़ेगी। जी हाँ, एनिमेट्रिक्स, जो कि मैट्रिक्स रिलोडेड के बाद रिलीज़ करी गई थी। क्योंकि इसके तथ्य काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आए थे, मगर फिर भी ये लोगों को काफ़ी पसंद आई थी, क्योंकि इसके एक्शंस और पिक्चराइजेशन कुछ इस तरह से बनाई गई थी जो कि लोगों के दिमाग में बस गई और इसके ऊपर कई मूवीज़ कॉपी करी गई एक्शन थीम्स के ऊपर। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा शुरू से अंत तक, कि इस ट्रायोलॉजी को आप समझ पाएँ और मैट्रिक्स को समझ पाएँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी मूवी में, जहाँ तक दिखाया वहाँ तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जब इंसान रोबोट बनाना शुरू करते हैं और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने में, यानी कि उनके रोबोट्स बनाने में इतने ज़्यादा इंसान कामयाब हो गए थे कि उन्होंने सारा काम और सारा बोझ रोबोट्स पे ही डाल दिया था। वो सारे काम ही रोबोट्स के ज़रिए होते थे जो कि इंसान करा करते थे, लो कैटेगरी में, या फिर आप लेबर फोर्स बोल सकते हैं। इनको कई कैटेगरी में देखा जाता था, जैसे कि वो मजदूर बन के भी काम करते थे और नौकर बन के अलग अलग कामकाज भी संभालते थे, घरेलू भी और बिजनेस में भी। और जैसा कि इंटेलिजेंस रोबोट्स में टाइम टू टाइम बढ़ती जाती है तो उसी के अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। कहीं ना कहीं वो भी इंसान के बराबर सोचने लग जाते हैं और इसी के कारण एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है 2090 में। इसमें ये देखा जाता है कि एक रोबोट जिसका नाम था B166ER, जो अपने मालिक को ये बोलते सुन लेता है कि वो उस रोबोट को डीकमीशन कर देगा, यानी कि ख़त्म कर देगा। तो उसी कारण सेल्फ डिफेंस में वो रोबोट अपने मालिक को मार देता है। ह्यूमंस उस रोबोट पर केस चलाते हैं और उसको डीकमीशन करने के लिए मांग करते हैं, मगर वो रोबोट सेल्फ डिफेंस में ये बोलता है कि उसने ये चीज़ अपने आप को बचाने के लिए करी थी, क्योंकि उसने सुन लिया था कि उसका मालिक उसको आगे ख़त्म करने वाला है, क्योंकि वो भी एक जिंदा प्राणी की तरह ही है और उन्हीं की तरह सोचता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, जो कि ये चीज़ ह्यूमंस के ज़रिए नहीं सुनी जाती है और वो बाद में उसके रिलेटेड मॉडल्स जितने भी बने होते हैं सबको डिस्ट्रॉय करने की मांग करते हैं और उस चीज़ को शुरुआत भी कर देते हैं। इसके बाद कुछ ह्यूमंस रोबोट्स के साइड होकर उनकी तरफ से मांग करते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और इन रोबोट्स को तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो इसी के बाद ये चीज़ काफ़ी आगे बढ़ जाती है और धीरे धीरे सारे रोबोट्स को इंसान ख़त्म करते हैं, जो भी रोबोट्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और नई तरीके से शुरू करते हैं। इसके बाद जो बचे हुए रोबोट्स होते हैं वो अपनी एक अलग से दुनिया बसाते हैं। वो लोग अपनी दुनिया बसाते हैं मेसोपोटामिया में और उसका नाम रखते हैं 01। तो जब ये सारे रोबोट्स मिल जाते हैं तो फिर इसके बाद वही चीज़ होती है जिसका खतरा होता है, वो अपनी ही चीज़ें डेवलप करने लग जाते हैं और इंसानों से काफ़ी आगे निकल जाते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। और इसी दौरान 01 एक नई तरह की टेक्नोलॉजी ईजाद करता है और हवर टाइप की टेक्नोलॉजी ईजाद करता है। इसी तरह की कई नई टेक्नोलॉजी ईजाद करता है और अलग अलग देशों में बेचना शुरू कर देता है। तो इसके बाद ऑफकोर्स ये बात है कि उनकी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और ऊपर से वो अपने डिफेंस को भी बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और ताकतवर कर लेते हैं और ये सारी चीज़ें इंसानों को बहुत ही ज़्यादा थ्रेटन लगती हैं। इसके बाद 01 अपनी तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए यूनाइटेड स्टेट की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और वहाँ पर एक तरह से मिलके काम करने के लिए हाथ बढ़ाता है, मगर ये चीज़ इंसानों को नहीं भाती है और वो इसके खिलाफ रहते हैं और इस चीज़ को ना बर्दाश्त करते हुए वो बिना सोचे समझे 01 पे हमला कर देते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब से। जो न्यूक्लियर बॉम्ब इंसान वहाँ पर छोड़ते हैं उसके बाद मशीनों पे तो बहुत ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ता है, मगर उसके बाद मशीन्स लड़ाई शुरू कर देती हैं इंसानों के अगेंस्ट। इसके बाद काफ़ी बड़ी लड़ाई देखी जाती है। इसके बाद इंसान एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो मशीनों की पावर सोर्स रोकने के लिए
एक ऑपरेशन चलाते हैं जिसका नाम होता है डार्क स्टॉर्म, जिसमें कि वो सूरज की रोशनी को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वो उसमें कामयाब भी हो जाते हैं और दुनिया भर में अंधेरा छा जाता है, जिसका उल्टा ही असर होता है क्योंकि सूरज की रोशनी इंसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो उस चीज़ को ही बंद करवा देते हैं और उससे काफ़ी बुरा असर पड़ता है दुनिया पे और उसके बाद हरियाली और जानवरों का खात्मा होना शुरू हो जाता है क्योंकि सूरज की रोशनी ज़्यादातर नीडी होती है इंसानों के लिए, ना कि मशीन्स के लिए। तो वो उल्टा ही असर दिखाता है और इंसानों के लिए ही घातक बन जाता है और जब इंसान मशीन से हारने लगते हैं और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है तो साल 2199 में सारे ह्यूमंस सरेंडर कर देते हैं मशीनों के सामने। तो उसके बाद जब मशीन्स यानी कि रोबोट्स जीत हासिल कर लेते हैं इंसानों के ऊपर, के बाद सोचने वाली बात ये थी कि यहाँ पर मैट्रिक्स की शुरुआत क्यों हुई। वेल असल में मैट्रिक्स की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि उसके दो कारण थे। सबसे पहला कारण इंसानों से उत्पन्न होने वाली बायोइलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करना और दूसरा रीज़न इंसानों की क्रिएटिविटी लेना उनके दिमाग के ज़रिए, जिसके बाद मशीन्स और स्मूथली काम कर सकती और आगे बढ़ सकते थे। और इंसानों की क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया जाता है आर्किटेक्ट नाम का। आर्किटेक्ट प्रोग्राम कुछ इसलिए बनाया गया था ताकि सारे इंसानों को बांध के रखा जाए और उनको मैट्रिक्स के अंदर ही हमेशा कैद करके रखा जाए। जो हम मूवी में देखते हैं उस मैट्रिक्स को यानी कि उस तरीके की दुनिया को पहली बार नहीं बनाया गया था, वो ऑलरेडी 4 बार ही और बन चुकी थी। जिसमें कि आर्किटेक्ट जब पहली बार उस प्रोग्राम को बनाता है तो उस प्रोग्राम को कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि वो स्वर्ग जैसा होता है, उसमें किसी भी इंसान को कोई दिक्कत नहीं होती है, जो चीज़ें इंसानों को चाहिए होती हैं वो सब उनको मिलती है बिना कुछ करे। इस तरह का प्रोग्राम इसलिए बनाया जाता है ताकि इंसान आराम से उस मैट्रिक्स के अंदर रहें और कोई भी उस चीज़ के खिलाफ ना हो। अगर जैसा कि इंसान को कभी भी तसल्ली नहीं होती है और कहीं न कहीं से वो रास्ता निकाल ही लेता है, तो इस मैट्रिक्स से भी इंसान निकलते हुए दिखे और फिर ये मैट्रिक्स बर्बाद हो जाता है। तो अपना पहला प्रोग्राम जब सक्सेस नहीं हो पाता है, यानी कि पहला मैट्रिक्स जो क्रिएट होते हैं वो सक्सीड नहीं हो पाता है, तो इसके बाद वो इस प्रोग्राम को ठीक उल्टा बनाते हैं, यानी कि इस बारी कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाया जाता है जिसमें कि सारे इंसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बिल्कुल ही नर्क की तरह क्रिएट हो जाता है। ऐसे में फिर से ह्यूमंस इस चीज़ को झेल नहीं पाते हैं और ये मैट्रिक्स बर्बाद होता दिखता है और इस चीज़ को सोच के मशीन्स एक नया प्रोग्राम बनाती हैं जिसका नाम होता है ओरेकल। इसमें ओरेकल इंसानों को समझना शुरू करती है और ये सजेस्ट करती है कि इंसानों पे कुछ भी थोपा नहीं जा सकता और ओरेकल यही बताती है कि इंसानों को कैद करके हमेशा नहीं रह सकता क्योंकि वो बहुत ही विचित्र प्राणी हैं और उनको अपनी फ्री विल चाहिए होगी, वो अपने ही तरीके से जीना चाहेंगे। वो तब तक विचित्र रहेंगे जब तक उनको ये चीज़ यकीन नहीं हो जाएगी कि वो अपने ही हिसाब से इस ज़िंदगी को जी रहे हैं और वो अपने ही चुनाव खुद से कर पा रहे हैं। इसी वजह से ओरेकल को ऑलरेडी सब कुछ पता होता था, वो पहले से ही फ्यूचर देख पाती थी और सारे फैसले जान पाती थी इंसान के कि वो आगे क्या करने वाला है। तो जब ओरेकल के ज़रिए सारी इंफॉर्मेशन मिलती है तो फिर आर्किटेक्ट और ओरेकल मिलकर एक नया मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं जो कि 90 के दशक से मिलता जुलता है। ऑफ कोर्स ये मैट्रिक्स भी कोई परफेक्ट मैट्रिक्स नहीं होता है, इसमें भी बहुत सारी कमियां होती हैं। तो इस बार ओरेकल और आर्किटेक्ट दोनों मिलकर जो भी मैट्रिक्स में कमियां होती हैं जो कि वो क्रिएट करते हैं, उन सारी कमियों को उठाकर सोर्स कोड के शेप में एक मैट्रिक्स के अंदर जन्मे हुए एक रैंडम इंसान के अंदर डाल दिया जाता है जिसको द वन के नाम से जाना जाता है। तो जो सोर्स कोड द वन के अंदर डाले जाते हैं उसी के ज़रिए उसके अंदर वो सारी गतिविधियाँ या फिर पावर्स दिखती हैं जिनके ज़रिए वो सारी चीज़ों को ऑल्टर कर सकता है और कुछ भी कर सकता है मैट्रिक्स के अंदर। तो आगे हम जानते हैं कि द वन कौन होते हैं और उनको क्यों क्रिएट करा जाता है और उनके ज़रिए क्या करवाने की कोशिश करी जाती है। इसमें कि मैट्रिक्स मूवी में हमको द वन के रूप में देखे गए, यानी कि मैट्रिक्स में द वन कहलाए गए थे कियानू रीव्स, जो कि नियो का रोल निभाते हुए देखे गए। पर सोचने वाली बात यह है कि द वन जो आपने देखा था मूवी में यानी कि नियो के शेप में, वो खाली एक ही द वन नहीं थे, उससे पहले भी 5 और द वन रह चुके हैं हर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। जैसा कि आपने पहले सुना कि इसमें ओरेकल और आर्किटेक्ट मिलकर जितनी भी प्रोग्राम में कमियां होती हैं, यानी कि मैट्रिक्स बनाने में जो भी कमियां होती हैं या फिर सोर्स कोड बनाए जाते हैं, वो एक इंसान में डाल दिए जाते हैं। द वन के नाम से उस इंसान को जाना जाता है और द वन नाम के इंसान को, यानी कि इस तरह के इंसान को क्रिएट किया जाता है हर 100 साल में और इसी इंसान को यानी कि द वन को फॉलो करना होता है, द पाथ ऑफ द वन को। और द वन को इसी पाथ पर चलाने के लिए या फिर पहुंचाने के लिए ओरेकल साथ देती है ह्यूमंस का, जो अल्टीमेटली उस द वन कैरेक्टर को पहुंचाती है आर्किटेक्ट तक, जिसमें कि जब आर्किटेक्ट तक वो द वन पहुंचता है तो उसके पास 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। उसको बोला जाता है कि या फिर तो वो 23
इंसानों को बचा ले, जिसमें कि 16 वुमेन्स रहेंगी और 7 मैन रहेंगे, और दूसरा ऑप्शन के सारे ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय कर दें। तो ऐसे में इससे पहले जितने भी द वन आए थे आर्किटेक्ट के पास, उन्होंने सबने पहला ऑप्शन ही चुना था, जिसमें कि वो नया ज़ोन बनाने के लिए बोलते हैं, यानी कि जिसमें 23 लोगों को बचाने का ऑप्शन रहता है। मगर इस बार द वन यानी कि नियो की शेप में जो कीनू रीव्स का रोल निभाया है इस मूवी में, नियो चुनता है दूसरे ऑप्शन को, जिसके ज़रिए आर्किटेक्ट को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है और जो भी कमियां होती हैं तो वो नए वर्जन में पूरी कर लेता है। मगर इस बारी नियो दूसरा ऑप्शन चुनता है और इसके बाद ऑफ कोर्स सारी मशीन्स इंसानों पे हमला बोल देती हैं और मैट्रिक्स के अंदर एजेंट स्मिथ पूरी तरह फैल जाता है और सारी चीज़ों पे कब्जा करना शुरू कर देता है, यानी कि सारे ह्यूमन बॉडी पे कब्जा करना शुरू कर देता है। ऐसे में एंड में यही दिखाया गया है कि मशीन और नियो में एक समझौता होता है, जिसमें कि वो ये बोलता है कि अगर वो जीत जाएगा तो आर्किटेक्ट इंसानों को फ्री विल का मौका देगा, जिनमें जो इंसान मैट्रिक्स से निकल के बाहर जाना चाहते हैं वो जा सकें। और फिर ऐसा ही होता है कि नियो ये फाइट जीत जाता है और उसी तरह से उस चीज़ को फॉलो करा जाता है। इसमें एक चीज़ सोचने वाली ये भी थी कि की मेकर किस तरह का रोल निभा रहे थे इस मूवी में। तो की मेकर भी कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम का ही पार्ट था, जो कि द वन को मदद करता था आर्किटेक्ट तक पहुंचाने में, यानी कि फॉलो द पाथ प्रोग्राम को फॉलो करने में। तो इसी वजह से की मेकर को चुना गया था ताकि वो द वन को वहां तक पहुंचा सके और उसके बाद आर्किटेक्ट के दिए गए 2 ऑप्शन में से एक का चुनाव कर सके। नियो का दूसरा ऑप्शन चुनने का रीज़न ये होता है क्योंकि वो ट्रिनिटी से प्यार करता है और उसको हर तरह से बचाना चाहता है। ये वो इनमें से कोई भी ऑप्शन को ना चुनकर ट्रिनिटी को बचाने के लिए निकल जाता है और इस प्यार की वजह से ही वो पिछले जितने भी द वन बने हुए थे उन सब से अलग होता है। मैट्रिक्स मूवी में हम ये भी देख सकते हैं कि नियो मैट्रिक्स के बाहर भी सारी मशीन्स को महसूस कर सकता है बिना आंखों के भी, और एक बार उनको डीएक्टिवेट भी करता हुआ दिखाया गया है मैट्रिक्स के बाहर। इसके बाद हमारे मन में ये क्वेश्चन उठता है कि क्या उसके पास सचमुच में पावर्स थी, जो कि वो मैट्रिक्स में कर पा रहा था वो बाहर भी कर पा रहा था। अगर इसका जवाब ये है कि उसके अंदर कोई भी सुपर पावर्स नहीं थी। दरअसल मैट्रिक्स में मौजूद सब कुछ तथा बाकी के सेंटिनल्स वगैरह भी सोर्स से कनेक्टेड होते हैं, जिसे आप मेन फ्रेम सिस्टम समझ सकते हैं। जब तक नियो सोर्स तक नहीं पहुंचा था मैट्रिक्स के बाहर, वो ना तो सेंटिनल मशीन्स को महसूस कर सकता था और ना ही उन्हें कंट्रोल। पर की मेकर द्वारा की का इस्तेमाल करके जब वो सोर्स तक पहुंचता है, यानी कि आर्किटेक्ट तक पहुंचता है, तो उसका भी सोर्स से एक तरह का कनेक्शन बन जाता है। हम जैसे कि देख सकते हैं कि सेंटिनल्स बिना वायर के एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसी तरह जब नियो सोर्स तक पहुंचता है तो उसका भी एक तरह का कनेक्शन सोर्स से बन जाता है और वो वायरलेसली उसी तरह बाहर भी यूज़ कर पाता है और इसी वजह से वो बाहर भी मशीन्स को महसूस कर पाता है और उनको कंट्रोल कर पाता है। मैट्रिक्स रेवोल्यूशन के बाद, यानी कि उसके थर्ड पार्ट के बाद, जहाँ पर हमको दिखाया गया कि उसका एंड हो गया है, वो उसका एंड नहीं था। इसकी कहानी का अगला भाग दिखाया गया उसकी खुद की गेम मैट्रिक्स ऑनलाइन में। तो इस गेम में दिखाया गया है जहाँ पर नियो और आर्किटेक्ट के बीच में जो डिस्कशन होती है, उसके बाद आर्किटेक्ट कुछ पिल्स इशू करता है रेड कलर की, जिसके ज़रिए कई हज़ारों लोगों को मैट्रिक्स से बाहर निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर मॉर्फियस को इस चीज़ से तसल्ली नहीं होती है और वो मैट्रिक्स से नियो की बॉडी को मांगता है, मगर जिसमें कि नियो की बॉडी को देने से मना कर देते हैं। पर मॉर्फियस के अगेंस्ट लड़ता है और जिसके बाद ऑफ कोर्स मशीन्स जीत जाती हैं, यानी कि मॉर्फियस को मैट्रिक्स के अंदर ख़त्म कर देती हैं और लोगों को मैट्रिक्स से बाहर जाने के लिए फिर से रोक लगा देते हैं। शायद यही कारण है जिसमें कि लॉरेंस फिशबर्ग का मॉर्फियस हमको इस बारी नए पार्ट में देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि मैट्रिक्स रिजरेक्शन में। और इस गेम में ये भी दिखाया गया था कि ट्रिनिटी की बॉडी को मैट्रिक्स रिसाइकिल नहीं करती हैं, तो इसी वजह से शायद ट्रिनिटी को ऑलरेडी मैट्रिक्स में दिखाया गया है और वो मैट्रिक्स रिजरेक्शन में भी है। और देखते हैं कि क्या नया मोड आता है मैट्रिक्स रिजरेक्शन में, जिसका प्रॉमिसिंग ट्रेलर आप लोगों ने देखा ही होगा। तो दोस्तों यही थी पूरी कहानी मैट्रिक्स की और इससे रिलेटेड सारी कड़ियाँ। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी और ये एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छा लगा होगा और इस एक्सप्लेनेशन के ज़रिए आप मैट्रिक्स रिजरेक्शन को एंजॉय भी कर सकते हैं पूरी समझ के साथ। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हमको मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, ताकि मैं आगे भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन ला सकूं और अपनी इस चैनल के साथ कंटिन्यू रह सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। तो देखते रहिए आगे के अपडेट्स के लिए, आगे की नई एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ के लिए। टेक केयर एंड थैंक यू।